नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। अरविंद केजरीवाल ने आज दो नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की अवध क्षेत्र की संयोजक अरुणा सिंह और हरदोई के पार्टी कोषाध्यक्ष अशोक कुमार को निष्कासित किया है। इन पर टिकट दिलवाने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। पैसे मांगने के आरोप में भले ही केजरीवाल ने दो नेताओं को पार्टी से निकाला, लेकिन ऐसे ही आरोप से घिरे विधायक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार राखी बिरलान पर कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल ने कहा, हमने जांच की है, उन पर लगे आरोप गलत हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता महेंद्र सिंह ने राखी बिरलान पर 7 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए थे और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से मिले टिकट को भी वापस कर दिया था। आरोपों को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी ने राखी को ही यहां से उम्मीदवार बना दिया। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता अनशन पर बैठ गई। प्रतिभा सिसोदिया नाम की महिला योगेश दहिया को सहारनपुर से टिकट दिए जाने का विरोध कर रही है। महिला ने दहिया पर 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। शिवसेना ने यूपी में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की खबर को गलत बताया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके कहा कि शिवसेना मोदी और राजनाथ के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। हालांकि शिवसेना के यूपी प्रदेश अध्यक्ष उदय पांडे ने कहा कि मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार तय हो चुके थे, लेकिन शिवसेना मुख्यालय से संदेश आया कि वाराणसी लखनऊ में प्रत्याशी नहीं देने हैं। और वाराणसी से अजय चौबे जी का नाम भेजा था। इस तरह से सभी सीटों पे हमने मांगा था, लेकिन मुझे अभी अभी ये जानकारी मिली है कि शायद वो वाराणसी से और लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मोदी और राजनाथ के खिलाफ पार्टी भले ही उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन यूपी में 80 और बिहार में 5 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। हमने इतना ही ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? महाराष्ट्र में जरूर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य के बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना ने नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार देने की पहले बात की और फिर पलटी मार ली। दरअसल शिवसेना ये जताना चाहती है कि वो चाहे तो देश में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतपाल महाराज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सतपाल महाराज ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस छोड़ते ही सतपाल ने मोदी का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को जीत से भी आगे ले जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड की अनदेखी हुई। खबर है कि सतपाल महाराज के अलावा भी कांग्रेस के 6 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले पौड़ी से सांसद सतपाल महाराज ने एकाएक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सतपाल महाराज के इस्तीफे से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस्तीफे के फौरन बाद सतपाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सतपाल महाराज पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर के भी उन्हें और उनके करीबियों को किनारा किए जाने के संकेत मिल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था। सीएम हरीश रावत से भी सतपाल महाराज की अनबन चल रही थी। हाल ही में हरीश रावत ने उत्तराखंड की पौड़ी सीट को लेकर हार के कयास लगाए थे, जिससे भी सतपाल महाराज नाराज चल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजस्थान के जालौर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले एनके सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें जेडीयू ने फिर से राज्यसभा नहीं भेजा था, जिससे वो नाराज थे। खबर है कि एनके सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज कांग्रेस कुछ और उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इस बाबत कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि मनीष तिवारी को लुधियाना से ही लड़ाया जाएगा। वहीं अमृतसर से अरुण जेटली के खिलाफ ओपी सैनी को खड़ा किया जा सकता है। कांग्रेस ने अब तक वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार तय नहीं किया है। इस बीच सूत्रों से खबर है कि पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहते। दरअसल कांग्रेस उन्हें वाराणसी से लड़वाना चाहती है। इससे पहले कल कांग्रेस ने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें साफ हो गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमिलनाडु की उनकी पारंपरिक सीट शिवगंगा से उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया गया। चिदम्बरम के चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को महंगाई की दलदल में डालने वाले वित्त मंत्री अब हाथ के डर से भाग खड़े हुए हैं। आम जनता के
पेट में लात मारने वाले फाइनेंस मिनिस्टर आज चुनाव क्षेत्र से भाग रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के उधमपुर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर तमिलनाडु की अपनी पारंपरिक सीट मयिलादुथुरई से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली की बाकी 2 सीटों पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया गया है। वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा और साउथ दिल्ली से रमेश कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह विदिशा सीट पर सुषमा स्वराज से मुकाबला करेंगे, तो वहीं गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी से किरीट पटेल दो हाथ करेंगे। कांग्रेस ने यूपी के संभल से आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन को टिकट दिया है। पटना साहिब में बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा से कुणाल सिंह भिड़ेंगे, तो जेडीयू से कांग्रेस में आए पूर्णमासी राम को बिहार के गोपालगंज से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज सुरेश कलमाड़ी पुणे से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। पुणे में सुरेश कलमाड़ी ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर भी फैसला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 अप्रैल को रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। रायबरेली सोनिया की पारंपरिक सीट है और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने आज पर्चा दाखिल कर दिया। इस सीट पर का मुकाबला बीजेपी के महेश गिरी और महात्मा गांधी के पोते और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट राजमोहन गांधी से है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और चांदनी चौक सीट से कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पर्चा दाखिल किया। सीट पर उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कैंडिडेट कपिल सिब्बल और आम आदमी पार्टी के आशुतोष से है। चंडीगढ़ सीट से अभिनेत्री और बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर ने आज नामांकन दाखिल किया। किरण के साथ उनके पति अनुपम खेर भी मौजूद थे। इस सीट पर किरण खेर का मुकाबला कांग्रेस के पवन बंसल और आम आदमी पार्टी की गुल पनाग से है। चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुल पनाग ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। पार्टी ने पहले इस सीट से जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी को टिकट दिया था, लेकिन उनके टिकट लौटाने के बाद गुल पनाग को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस कैंडिडेट कमलनाथ ने पर्चा दाखिल किया। कमलनाथ इस सीट से 8 बार चुनाव जीतकर आए हैं। इस बार कमलनाथ का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभान सिंह से है। पीलीभीत से बीजेपी कैंडिडेट मेनका गांधी ने आज नामांकन दाखिल किया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मेनका नामांकन करने के लिए पहुंची थी। इस सीट पर मेनका का मुकाबला एसपी कैंडिडेट बुद्धसेन वर्मा से है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने जोगी को महासमुंद सीट से टिकट दिया है। हालांकि अजीत जोगी को यहां से टिकट दिए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मोतीलाल साहू ने इस्तीफा तक दे दिया। इन्फोसिस के सह संस्थापक और दक्षिण बेंगलुरु से कांग्रेस कैंडिडेट नंदन नीलेकणी ने आज नामांकन दाखिल किया। सीट पर नंदन नीलेकणी का मुकाबला बीजेपी नेता अनंत कुमार से है। नरेंद्र मोदी को वडोदरा से भी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जताई। पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर लोगों ने जश्न मनाया। उन्हें उम्मीद है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए। उमर ने कहा कि जब देश में मोदी की लहर है तो फिर 2 सीटों से लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। मोदी की तरफदारी करने वाले बाबा रामदेव ने उनके 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने के लिए मोदी वाराणसी और वडोदरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगे के लिए मोदी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। हथियारों के हाथ में देश दिया जाएगा, कैसी दरिया दिली। हमारा विरोध है इस पर। अभिनेत्री हेमा मालिनी और मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि कृष्ण की नगरी से टिकट मिलना सौभाग्य की बात है। हेमा ने कहा कि वो यहां से जीतकर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना चाहती हैं। प्रिय और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कृष्ण की नगरी में चुनाव में खड़ा होने का अवसर मिला है। बिल्कुल मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही देखना चाहते हैं, इसीलिए मेरा भी यहाँ पर जीतना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी ने बेलारी से श्री रामुलु को टिकट दिया है, जबकि नीलगिरी से एस गुरुमूर्ति और पश्चिम बंगाल से श्रीरामपुर से गायक बप्पी लहड़ी को मैदान में उतारा गया है।
अपनी बात पर पार्टी को झुकाने के बाद आखिरकार लाल कृष्ण आडवाणी भी झुक गए और गांधीनगर से चुनाव लड़ने की बात मान ली। बीजेपी ने आडवाणी को गांधीनगर से टिकट दिया था, लेकिन वो भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। हालांकि मान मनोबल के बाद वो आखिरकार मान ही गए। बयान जारी कर आडवाणी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने मुझे बताया कि गुजरात यूनिट चाहती है मैं वहां से लड़ूं, मध्य प्रदेश यूनिट चाहती है कि मैं भोपाल से लड़ूं। सहयोगियों ने सीट चुनने का फैसला मुझ पर छोड़ा है। सहयोगियों की बातों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं हमेशा से गांधीनगर से जुड़ा रहा हूं, इस बार भी मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। आडवाणी की नाराजगी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि न तो आडवाणी की अब रूठने की उम्र है और न ही ऐसा उनका व्यक्तित्व है। तो इसलिए हमेशा सुनी सुनाई बातें आ रही बात, वो ऐसा नहीं है कि सल्क करे या रूठ जाए। आडवाणी जी की ना वो उम्र है और ना ही वो व्यक्तित्व है। बीजेपी से नाराज चल रहे राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ महंत रामविलास वेदांती लखनऊ में राजनाथ सिंह को चुनौती देने की तैयारी में है। वेदांती बीजेपी से सांसद भी रह चुके हैं। वेदांती ने बताया कि उन्हें कई पार्टियों से चुनाव लड़ने का ऑफर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैलाश जोशी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो फोन पर किसी शख्स से 1 करोड़ रुपए के बदले चुनाव लड़वाने की बात करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ये वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी में सीटें बिकती हैं। ये वीडियो किसी घर का है। वीडियो में कैलाश जोशी किसी व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो 1 करोड़ के बदले चुनाव लड़वाने का भरोसा दिला रहे हैं। आपको लड़ना है क्या? आपको लड़ा दे? हाँ, आपको लड़ा दे क्या? तो आ जाओ, 1 करोड़ रुपए लेकर के लड़वा देंगे। शिरडी से शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवार बब्बन राव घोलाप और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया। दोनों को 3 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिलकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की। बीजेपी के कुछ नेताओं पर आतंकी हमले की आशंका की खुफिया रिपोर्ट आई थी। दिल्ली में बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने अपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर विजय गोयल समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। चांदनी चौक से लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में रोड शो किया। रोड शो में कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान हर्षवर्धन ने लोगों से मुलाकात भी की। गौतम बुद्ध नगर में 500 से ज्यादा बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। कार्यकर्ताओं का विरोध सुरेंद्र नागर का टिकट काटे जाने को लेकर के है। गौतम बुद्ध नगर से सांसद सुरेंद्र नागर को इस बार पार्टी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। गुरुवार को लखनऊ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों से नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष चुनाव करवाने का भरोसा दिया। योग गुरु बाबा रामदेव 23 मार्च को योग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में योग करेंगे और देश भर में इसी तरह का आयोजन होगा। उनका दावा है कि एक साथ 1 करोड़ लोग रविवार को 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक योग करेंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि 23 मार्च को योग महोत्सव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी योग महोत्सव में आए तो उनका स्वागत है। गुरुवार को इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का में तोड़फोड़ करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने इंडिया न्यूज से वीडियो मांगा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। दरअसल कल गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री राकेश यादव के समर्थकों ने इंडिया न्यूज की टीम पर हमला किया था। राकेश की शय पर उनके समर्थकों ने इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का को रोक दिया था, तोड़फोड़ की थी। साथ ही शो के एंकर राशिद हाशमी और अन्य कर्मचारियों से मारपीट भी की थी। हैरानी इस बात की है कि जिस राकेश यादव को इंडिया न्यूज ने अपने शो में बतौर गेस्ट बुलाया गया था, वो चुपचाप वहां से खिसक लिया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते रहे। शो के लिए लगाए गए पोस्टर फाड़ दिए गए और इंडिया न्यूज के पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का के शुरू होने से पहले ही एसपी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। शो में सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। खुद एसपी की तरफ से भी यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश यादव मौजूद थे। उन्हीं की शय पर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। बवाल होता रहा, हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस मुस्कुराती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद जब पुलिस पहुंची तो मामले को टालने में लग गई। लेकिन सवाल है कि आखिर एसपी की गुंडागर्दी कब तक बर्दाश्त करे। कुछ दिनों पहले यूपी सरकार ने
इंडिया न्यूज को सूबे में बैन कर दिया था और अब इंडिया न्यूज की टीम पर हमला बोला गया। समाजवादी पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी को सही ठहराने पर तुली हुई है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शो में समाजवादी पार्टी के नेता की तस्वीर नहीं लगी थी, इसीलिए हंगामा किया गया, जो कि जायज है। किस्सा कुर्सी की चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें दो दलों के लोगों का उन्होंने चित्र लगा करके वो करते हैं। उन्होंने मोदी जी का, राहुल जी का चित्र लगा रखा था। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। या तो जिन दलों को आप बुला रहे हैं उनके नेताओं का वह चित्र होना चाहिए, और नहीं तो फिर जनता फिर अपने तरीके से फैसला करती है। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। इंडिया न्यूज के शो में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की कांग्रेस ने भी निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता और गाजियाबाद से उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है और इसमें सरकार जो है अक्षम नजर आती है। मुंबई के टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप मामले में सेशंस कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। महिला टेलीफोन ऑपरेटर के साथ जून 2013 में शक्ति मिल कंपाउंड में गैंगरेप किया गया था। गुरुवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों सरोज खान, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम और विजय यादव को दोषी करार दिया। शक्ति मिल कंपाउंड में हुए महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने फैसला 24 मार्च तक टाल दिया है। इस मामले में भी चारों आरोपियों को अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया था। यौन शोषण के आरोपी आसाराम नई मुसीबत में फंस गए हैं। आसाराम एंड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है। ये केस आरोपियों को बचाने के लिए 13 करोड़ की रिश्वत के मामले में दर्ज किया गया है। नारायण साईं पर केस को कमजोर करने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारियों को 13 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगा है, लेकिन गुजरात पुलिस ने पूरी साजिश का भांडाफोड़ कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय इस रकम के स्रोत के बारे में जानकारी जुटा रहा है। आसाराम के आश्रम देशों में अलावा विदेशों में भी हैं, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय फेमा कानून के तहत भी मामले की जांच को आगे बढ़ा सकता है। संजय दत्त की पैरोल अवधि आज खत्म हो रही है। आज किसी भी वक्त संजय दत्त सरेंडर कर सकते हैं। संजय ने अपनी पत्नी मान्यता की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी। बाजार में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 83.43 अंकों की बढ़त के साथ 21,823.52 पर, जबकि निफ्टी 32.10 अंक चढ़कर 6,515.20 पर खुला। शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे मजबूत रहा। फरीदाबाद में एक मकान के बेसमेंट की छत गिरने से 4 मजदूर दब गए। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई। इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से बेसमेंट बनाया गया था। हादसे में एक मजदूर जख्मी भी हुआ। यूपी के कानपुर में शॉर्ट सर्किट से एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये फैक्ट्री यहां के रूमा इंडस्ट्रियल एरिया में थी और इसमें तिरपाल बनाया जाना था। एमपी के शहडोल में गैस कुओं से मीथेन गैस के रिसाव से लालपुर गांव में हड़कंप मच गया। ये गैस कुएं रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट कंपनी के हैं, जहां से कंपनी मीथेन गैस निकालती है। प्रशासन को जानकारी होने पर गैस कुएं को बंद कराया गया। यूपी के रायबरेली में एक 2 सीटर जहाज को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि पायलट की सूझबूझ से कोई हादसा नहीं हुआ। एयरक्राफ्ट अलीगढ़ जा रहा था रिफ्यूलिंग के लिए। एयरक्राफ्ट रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरा। एयरक्राफ्ट ने एयरपोर्ट से दोबारा जैसे ही उड़ान भरी तो पायलट को इंजन में गड़बड़ी का अंदेशा हो गया। आनन फानन में पायलट ने एयरक्राफ्ट को खेत में उतार दिया। मुंबई से सटे ठाणे के टिटवाला इलाके में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 12 लोग जख्मी हुए। इस हादसे में लोकल ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके चलते मुंबई की तरफ आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से चली। यूपी के बांदा में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 4.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये पैसा कहीं चुनाव में इस्तेमाल तो नहीं होना था। चुनावी मौसम में उज्जैन में 2 करोड़ 25 लाख की शराब पकड़ी गई है। शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एमसीडी जोन की डिप्टी चेयरमैन और एमसीडी जोन के अधिकारी आमने सामने आ गए। डिप्टी चेयरमैन ने जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर यौन उत्पीड़न, मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के बीच इस मामले को लेकर गहमागहमी हो चुकी है। पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली में मुनिरका इलाके में एक घर से मणिपुर की युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की लाश में किसी तरह के चोट के निशान उस पर नहीं है। ऐसे में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
गुड़गांव के शीतला कॉलोनी में 11 साल के मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घर के पास ही खाली पड़े खंडहर में मासूम की लाश मिली। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात विजयनगर इलाके की है। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला बोल दिया। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने वन विभाग की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। उत्तराखंड के काशीपुर में बदमाशों के साथ मिलीभगत के आरोप में 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इंदौर में पुलिस ने सड़क पर बदमाशों का जुलूस निकाला। इन बदमाशों ने होली के दिन सिरपुर तालाब के पास लोगों पर हमला किया था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 25 में स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रशासन पर पास करवाने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया है। मुंबईकरों को आने वाले 10 दिनों तक पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। बीएमसी ने 10 दिनों तक हर रोज 10% पानी कटौती का ऐलान किया है। लापता मलेशियाई विमान MH370 के यात्रियों के लिए लगातार दुआएं जारी है। पंजाब के अमृतसर में लोगों ने कैंडल जलाकर इस विमान के यात्रियों की सलामती की दुआ मांगी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का असली मुकाबला शुरू होने वाला है। धोनी के धुरंधर मीरपुर के मैदान में पाकिस्तान से 2-2 करने को तैयार है। मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। पिछले अभ्यास मैच में इंग्लैंड को हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। हालांकि पिछले दिनों ही एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया है, जिससे पाकिस्तान भी पूरे कॉन्फिडेंस में है। T20 वर्ल्ड कप के हर मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पटखनी ही दी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 मैच हो चुके हैं और तीनों में भारत ने ही बाजी मारी। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को IPL में सट्टेबाजी को लेकर गुरुनाथ मैप्पन के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मैप्पन और बिंदु दारा सिंह के बीच जो बातचीत थी वो टेप में है और उसमें आवाज मैच कर रही है। BCCI चीफ N श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैप्पन पर IPL सट्टेबाजी में घिरे होने का आरोप है कि मैप्पन बिंदु को टीम के अंदर की जानकारी लीक करता था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक होटल में हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान में PM नवाज शरीफ के मोर के मरने पर 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। नवाज शरीफ के फार्म हाउस में एक बिल्ली मोर को खा गई थी। जानकारी मिलने पर इलाके के SP ने ड्यूटी पर मौजूद 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार के किसी भी अधिकारी को लादेन के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं थी। राजीव खंडेलवाल की आने वाली फिल्म सम्राट एंड कंपनी का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन कौशिक घातक ने किया है। भारतीय राजनीति पर व्यंग्य करती फिल्म देख तमाशा देख का पहला ट्रेलर जारी किया गया है। फिरोज अब्बास खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सतीश कौशिक लीड रोल में हैं। अभिनेता हरमन बावेजा की फिल्म ढिशकियाओं का नया प्रोमो जारी किया गया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। और महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स के नए गाने का टीजर जारी हुआ है। इस गाने में अमिताभ के साथ हनी सिंह ने आवाज दी है।